बिलियंस ऑफ ईयर पहले मार्स बिल्कुल ही अलग जगह हुआ करता था। उस टाइम सोचो एक ऐसा प्लेनेट जहां ब्लू स्काई, बहने वाली नदियां और बड़े बड़े समुद्र हुआ करते थे। साइंटिस्टों को बिलीव नहीं होता कि मार्स जो बहुत पहले ऐसा हुआ करता था, बट आज वो एक सूखे और बंजर गोले में तब्दील हो चुका है, जैसा कि हम देखते आ रहे हैं। तो चलो इसके ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी को एकदम गहराई से समझते हैं और उसके प्रोसेस को एक्सप्लोर करते हैं, जिन्होंने आज इस मार्स को पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। तो पहले इन प्रूफ्स को देखो, जिसको नासा के रोवर्स एंड ऑर्बिटर ने कैप्चर कर रखा है, जिनकी ऑब्जर्वेशन एक तरीके से ये बताती है कि इस पर भी कभी लिक्विड वाटर भी एग्जिस्ट करता था। रिवर वैलीज, लेक बेड्स और ऐसे मिनरल्स मिले हैं जो सिर्फ पानी के ही प्रेजेंस में बनते हैं, और ये सब कुछ एक वेटर मार्स की तरफ इशारा कर रहे थे। मतलब एक तरीके से ये सारे प्रूफ्स ये साबित कर रहे थे कि ये लिक्विड वाटर बहकर चैनल्स और बेसिन्स का फॉर्मेशन किया करते थे। और यहाँ तक सबसे बड़ा चैनल वैलीज है मॉरिनेरिस, जो 10 किलोमीटर जितना गहरा है और हजारों किलोमीटर में फैला हुआ है। मतलब ये इतना बड़ा है कि अर्थ पर मौजूद ग्रैंड कैनियन भी इसके आगे काफी ज्यादा छोटा है। साइंटिस्ट कहते हैं कि मार्स पर मौजूद समुद्र उसके 19% सरफेस को कवर रखा करते थे, जो कि अर्थ के अटलांटिक ओशियन के बराबर होता है। लेकिन मार्स एक हैबिटेबल प्लेनेट से एक ड्राई डेजर्ट में कैसे कन्वर्ट हो गया? तो देखो, इसको समझने से पहले हमें मार्स के मैग्नेटिक फील्ड एंड उसके एटमॉस्फेयर को समझना पड़ेगा। अब क्योंकि किसी प्लेनेट का मैग्नेटोस्फीयर उसके एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जैसा कि अर्थ का स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाता है और हमारे एटमॉस्फेयर को भी सस्टेन रखता है। और सेम ऐसा ही मार्स के पास भी एक वक्त स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड हुआ करती थी। और जैसा कि आप जानते ही हो कि किसी प्लेनेट का मैग्नेटिक फील्ड तभी बनता है जब उसके कोर में मोल्टेन मेटल की मूवमेंट होती है, जो कि अर्थ में इसके प्रोसेस को जियोडायनेमो इफेक्ट कहते हैं, जिसमें लिक्विड आयरन और निकल की मूवमेंट स्पेस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मेशन करती है। अब क्योंकि मार्स अर्थ से छोटा है, बट फिर भी उसके पास भी एक सिमिलर पर वीक मैग्नेटिक फील्ड जरूर थी। और ये शायद ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि मार्स का इनर कोर ठंडा पड़ने लगा था, और इसीलिए स्टडीज कहती हैं कि मार्स का मैग्नेटिक फील्ड लगभग बिलियंस ऑफ ईयर पहले ही गायब हो चुका था। और फिर मार्स सोलर विंड के लिए एक्सपोज्ड हो गया, जिसके बाद वो चार्ज पार्टिकल ने धीरे धीरे उसके एटमॉस्फेयर को निगलना शुरू कर दिया। और ये प्रोसेस 1000-2000 या फिर लाख 2 लाख साल नहीं, बल्कि ये मिलियन सालों तक चलता रहा। लेकिन इसका नतीजा काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव था, जिससे उसका डेंस एटमॉस्फेयर धीरे धीरे थिन होने लगा, जो आज अर्थ के एटमॉस्फेयर की डेंसिटी का सिर्फ 1% ही बचा है। जैसे जैसे मार्स अपना एटमॉस्फेयर खोता जा रहा था, उसकी हीट को रिटेन करने की कैपेसिटी भी कम होती जा रही थी, जिससे प्लेनेट ठंडा होता गया और सारा का सारा पानी फ्रीज होता गया। और अब मार्स एक गर्म और हरे भरे प्लेनेट से ठंडे और सूखे प्लेनेट में कन्वर्ट हो चुका था। और आज मार्स का एवरेज सरफेस टेम्परेचर करीब -80 डिग्री फ़ारेनहाइट है, जो लिक्विड वाटर सरफेस पर रहने के लिए बहुत ज्यादा ठंडा है। तो क्या कभी मार्स पर भी लाइफ सपोर्ट कर सकता था? तो देखो, साइंटिस्ट कहते हैं कि हो सकता हो ये पॉसिबल रहा हो, क्योंकि किसी प्लेनेट पर लिक्विड वाटर का होना लाइफ के लिए एक की इंग्रेडिएंट की तरह होता है, जैसा कि हम सब जानते हैं, राइट? पर अगर मार्स पर भी लंबे समय तक पानी रहा हो, तो ये सोचा जा सकता है कि यहाँ पर भी लाइफ का डेवलपमेंट हुआ होगा, क्योंकि अर्ली मार्स के कंडीशंस एज इट इज अर्ली अर्थ जैसी ही थी, जहाँ पर लाइफ का फॉर्मेशन हुआ था। इन दोनों ही प्लेनेट पर वॉल्केनिक एक्टिविटीज, थिक एटमॉस्फेयर और लिक्विड वाटर काफी मात्रा में मौजूद हुआ करते थे, जो कि लाइफ के लिए काफी जरूरी इंग्रेडिएंट माने जाते हैं। और इसीलिए आज भी नासा का रोवर मार्स पर एंशिएंट लाइफ के साइन को ढूंढ रहा है, और वहां पर एक्सप्लोरेशन के लिए सबसे बेस्ट जगह है Jezero क्रेटर, क्योंकि यहाँ कभी एक काफी बड़ी लेक हुआ करती थी, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल और फॉसिल्स को प्रिजर्व करने में काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। वैसे ये रोवर कुछ सैंपल्स को कलेक्ट कर रहा है, जिससे इस सैंपल से मार्स के पास्ट क्लाइमेट और इसके हैबिटेबिलिटी के क्लू मिल सकते हैं, और शायद पुराने कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के फॉसिल्स भी, जो कि मार्स के वाटरी पार्ट को रिसर्च करने के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, क्योंकि ये ना सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम के हिस्ट्री और लाइफ के लिए जरूरी कंडीशंस को समझने में मदद करेगा, बल्कि फ्यूचर ह्यूमन एक्सप्लोरेशन के लिए भी फाउंडेशन रेडी कर सकता है, जिससे जब भी हम कभी मार्स पर जाएं, तब वहां पर उनके रिसोर्सेज को आसानी से यूज कर सकें। तो देखो, ये बात तो कंफर्म है कि मार्स का फ्यूचर
काफी ज्यादा ब्राइट है और इसीलिए इंटरनेशनल कोलैबोरेशन और प्राइवेट कंपनीज का इन्वॉल्वमेंट हमारी कैपेबिलिटीज को इनहेंस कर देगा, क्योंकि मार्स पर लाइफ फॉसिल्स को ढूंढने का काम अभी खत्म नहीं हुआ और इसीलिए फ्यूचर मिशन जो इंटरनेशनल स्पेस एजेंसीज और प्राइवेट कंपनियां भी लेकर आ रही हैं, वो और गहराई में मार्स के सरफेस के नीचे तक जाएंगी और नए रीजन को एक्सप्लोर करेंगी। जैसे ईएसए का एक्सो मार्स रोवर जो 2028 में लॉन्च होगा, वो मार्स के सब सरफेस को ड्रिल करेगा और लाइफ की साइन को ढूंढेगा जहां माइक्रो ऑर्गेनिज्म हर सरफेस कंडीशन से प्रोटेक्टेड रह सकते हैं। और इसीलिए टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट इन एक्सप्लोरेशन के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक सेंसिंग में इन्वेंशन हमें ना सिर्फ मौका दे रही है बल्कि डाटा एनालाइज करने और नए डिस्कवरीज करने में मदद दे रही है, जो पहले पॉसिबल ही नहीं था। और इस मार्स को गाइड करना हमें अपने सोलर सिस्टम की बाहर की लाइफ को एक्सप्लोर करने के लिए भी गाइड करती है, यानी दूसरे स्टार को ऑर्बिट करने वाले प्लेनेट को भी काफी तेजी से डिस्कवर किया जा रहा है। और इसीलिए मार्स एक तरीके का एक नेचुरल लेबोरेटरी की तरह है, ये समझने के लिए कि कैसे एक प्लेनेट हैबिटेबल हो सकता है। मे बी एक न एक दिन हम मार्स पर लाइफ के साइन को ढूंढने में सक्सेस हो जाएं और ये समझ पाए कि लाइफ हमारे यूनिवर्स में कितनी कॉमन है। अब देखो, बाहर की लाइफ का तो पता नहीं, बट रात के टाइम आसमान की ओर देखते हुए क्या आपने कभी एक चीज नोटिस करा है कि आज के 15 से 20 सालों पहले रात के टाइम जितने भी स्टार्स दिखाई देते थे, कंपेरेटिवली आज के टाइम उतने स्टार्स तो बिल्कुल नहीं दिखाई देते हैं। रीजन जानते हो? लाइट पॉल्यूशन। अब मे बी आपने इसका नाम ना सुना हो, और अगर सुना भी होगा तो उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होगी, क्योंकि मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि इससे क्या ही फर्क पड़ता है। बट बिलीव मी, इसके इफेक्ट से ना कुछ जीवों का तो जीने का तरीका ही गड़बड़ हो गया है और डर इस बात का है कि कहीं वो एक्सटेंट ना हो जाएं। एंड मैंने अपने इस वाले वीडियो में लाइट पोल्यूशन एंड इसके रीजन को डिटेल एक्सप्लेन किया है, जो आपको स्क्रीन पर देखने को मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।